चलिए 9th प्रॉब्लम करते हैं अब हम। अ मेटल क्लोराइड contain 49.5% of chlorine. Metal chloride contain chlorine and this chlorine is 49.5%. इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो मेटल है वह 50.5% है। यह मेटल और क्लोरीन का परसेंटेज है मेटल क्लोराइड में। इतना पढ़ते सही एक बात और हमारे दिमाग में आ जाती है कि वह मेटल क्लोराइड या तो MCl होएगा या MCl2 होएगा या MCl3 होएगा या MCl4 होएगा। यदि मोनोवैलेंट मेटल है, मोनोवैलेंट मेटल है तो वह MCl होएगा। यदि डाइवैलेंट मेटल है तो वह MCl2 होएगा। यदि वह ट्राइवैलेंट मेटल है तो MCl3 होएगा और यदि वह टेट्रावैलेंट मेटल है तो MCl4 होएगा। इसका मतलब है कि मेटल और क्लोरीन का एटॉमिक रेशियो 1:1 होएगा या फिर 1:2 होएगा या फिर 1:3 होएगा या फिर वो 1:4 होएगा। मीन्स वह सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो में होना चाहिए 1:n। Here n is the valency of metal. n is valency of metal. इसका मतलब मेटल और क्लोरीन का जब हम रेशियो देखेंगे तो वो सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो में आना चाहिए। ये सारी बात हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ते से हमारे दिमाग में लिया है। A metal chloride which contain 49.5% metal. Calculate atomic weight of metal. Metal का atomic weight पूछा हुआ है। If specific heat is 0.056, specific heat दे रखी है। Specific heat is 0.056 कैलोरीज पर ग्राम। सबसे पहले हम स्पेसिफिक हीट की यूनिट चेक कर लेते हैं। डेफिनेटली डिलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ का इस्तेमाल इधर होएगा, तो डिलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ में स्पेसिफिक हीट की आवश्यकता है और स्पेसिफिक हीट की यूनिट कैलोरीज पर ग्राम, इट्स एप्रोप्रिएट यूनिट। अब सबसे पहले हम डिलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ ही सोचते हैं, विच सेज एटॉमिक वेट इनटू specific heat in calories per gram is nearly equal to 6.4। तो एटॉमिक वेट की जगह पर मैंने A लिखा, इनटू स्पेसिफिक हीट की जगह पर 0.056 is equal to 6.4 is nearly equal to 6.4। तो एटॉमिक वेट is nearly equal to 6.4 upon 0.056। इसको मैं लिख देता हूं 64 और 2 0 और आएंगे अपॉन 56। अब मैं 7 और यहाँ 800। सो एटॉमिक वेट इज नियरली इक्वल टू 800/7। 800/7 हो गया 114 नियरली। अब यह सवाल उठता है कि एटॉमिक वेट पूछा था और वो एटॉमिक वेट तो आ गया, फिर आगे क्या? क्या वाकई में एटॉमिक वेट आ गया है? नहीं। ये जो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ से हमने एटॉमिक वेट निकाला है, यह तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट है, ये तो रफ एटॉमिक वेट है। दिस इज नॉट द एक्यूरेट और द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ अप्रोक्सीमेट लॉ है। हम इससे सिर्फ यह बात कह सकते हैं atomic weight is in the range of, it's very close to 114। वो 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 112, 113, 114, थोड़ा 114 से कम इस रेंज में भी हो सकता है और 114 से ऊपर 115, 116, 117, 18, 19, 120 तक कुछ हो सकता है।
वो 114 के कहीं आसपास है, यह हमें समझ में आया। उसका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट हमें डिटरमाइन करना है, और उसे डिटरमाइन करने के लिए उन्हें यह डेटा दे रखा है। यह डेटा कि मेटल क्लोराइड में मेटल और क्लोरीन का यह रेशो है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका जब हम एटॉमिक रेशो निकालेंगे या मोलर रेशो निकालेंगे तो सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशो में होना चाहिए, और उसे डिटरमाइन करने के लिए हम इस रफ एटॉमिक वेट का इस्तेमाल करेंगे और उससे सिंपलेस्ट इंटीग्रल निकालेंगे। देखिए कैसे, मैं इधर मेटल लिखता हूं और इधर क्लोरीन लिखता हूं। सबसे पहले वेट रेशो, वेट रेशो मैं लिखूंगा, मेटल का है 50.5:49 का, क्लोरीन का है 49.5। यह मेटल और क्लोरीन का वेट रेशो हो गया। अब मैं मोल रेशो लिखता हूं, मोल रेशो, यह मोल रेशो 50.5 अपॉन, मेटल के लिए रफ एटॉमिक वेट का इस्तेमाल करता हूं 114, क्लोरीन का 49.5 अपॉन 35.5। वंस अगेन इसे सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, यह जो मोल रेशो है 50.5 अपॉन 114, ये समथिंग हुआ 0.5 से तो कम ही होएगा, 0.4 समथिंग, 0.44 समथिंग आना चाहिए। आई थिंक 50 अपॉन 0.4 से ऊपर होना चाहिए, और 0.5 से नीचे 0.45 के आसपास कहीं होएगा, 0.44, और 49 अपॉन 35.5, 49 अपॉन 35.5, तो 35 अपॉन 35 1 हुआ, और उसके ऊपर 14 है, तो यह होना चाहिए 1.5 समथिंग, 35 17, 1.5 से कम, सम 1.4 ही होना चाहिए। अब एक और बार इस मोल रेशो को लिखता हूं, इसको भी 0.44 से डिवाइड करता हूं, इसको भी 0.44 से डिवाइड करता हूं, और यह जो रेशो होना चाहिए इंटीग्रल रेंज में होना चाहिए। मैंने इसे भी 0.44 से डिवाइड करा है, जो मैं सोच रहा हूं, इसे भी 0.44 से डिवाइड कर रहा हूं, इसे भी 0.44 से डिवाइड कर रहा हूं, और जो क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है वह लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये इंटीग्रल रेशो होना चाहिए, वो हमने लिख दिया। क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू यह 1 हुई। मैं मेटल को 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने मेटल को 1 बनाया, और क्लोरीन के लिए क्लोजेस्ट इंटीग्रल रेशो जो दिखता है मुझे वह 3 दिखता है। इसका मतलब है कि यह जो मेटल क्लोराइड है यह MCl3 है। अब यदि यह मेटल क्लोराइड MCl3 है, तो अब मैं एग्जैक्ट एटॉमिक वेट डिटरमाइन कर सकता हूं। मैं अब इंटीग्रल रेशो 3 जानता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेटल के लिए 50.5 डिवाइडेड बाय A, यह मेटल के मोल्स हुए, और यह क्लोरीन के मोल्स हुए 49.5 डिवाइडेड बाय 35.5, यह क्लोरीन के मोल्स हुए, और मेटल के मोल्स इनटू 3, that is equal to the moles of chlorine. Now we may solve it and we will get the exact atomic weight of metal as 108.6. This is the exact atomic weight of metal, और 114 के आसपास है। जरा ध्यान से मेथड को देखें। इसी तरीके से किसी अननोन मेटल का एग्जैक्ट एटॉमिक वेट डिटरमाइन करा जाता है। सबसे पहले हमने, दिस इज वन ऑफ द मेथड, दिस नॉट अप्लाइड फॉर ऑल द मेटल्स। इस मेटल के लिए हमने इस तरह से एटॉमिक वेट डिटरमाइन करा। पहले मेटल और क्लोरीन का परसेंटेज देख लिया, उससे मेटल का परसेंटेज मिल गया, और फिर हमने यह कहा कि मेटल और क्लोरीन
वह सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशो में होना चाहिए। फिर हमने मेटल का स्पेसिफिक हीट डिटरमाइन करना आसान होता है, एक्सपेरिमेंटली वह स्पेसिफिक हीट डिटरमाइन करा जा सकता है। स्पेसिफिक हीट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके हमने मेटल का रफ एटॉमिक वेट डिटरमाइन कर, यह रफ एटॉमिक वेट है, इसके कहीं आसपास होना चाहिए। अब हमने मेटल और क्लोरीन का जो वेट रेशो था उससे हमने मोल रेशो निकाला, यह मोल रेशो को सिंप्लीफाई कर लिया, और फिर हमने कहा मेटल और क्लोरीन 1:n के रेशो में है, तो मेटल का 1 मोल बनाए और क्लोरीन के कितने मोल बनने चाहिए वह देख लिए। उसका हमने क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू देख ली और वह क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू दिखती है 3, तो 1:3 के रेशो में मेटल और क्लोरीन है, ये हमें पक्का हो गया। अब जो परसेंटेज था उससे हमने मेटल के मोल्स और क्लोरीन के मोल्स, मोल्स ऑफ मेटल इनटू n मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन, और इससे हमने एग्जैक्ट एटॉमिक वेट डिटरमाइन कर दिया। दिस इज 9th प्रॉब्लम। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग 12th प्रॉब्लम। नाउ लेट अस सॉल्व 12th प्रॉब्लम। 4.008 ग्राम ऑफ प्योर KClO3, 4.008 grams of pure KClO3 was quantitatively decomposed to give 2.438 grams of KCl and oxygen. KCl was dissolved in water and treated with AgNO3. It's dissolved in water and treated with AgNO3. The result was precipitate of AgCl weighing 4.687 grams. 4.687 grams of AgCl was precipitated. And on further treatment, AgCl was found to contain 3.531 grams of silver. What is atomic weight of silver, chlorine and potassium relative to oxygen? Atomic weight of पोटेशियम, मैं कहता हूं एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम में लिख देता हूं के, एटॉमिक वेट ऑफ के मैं के ही लिखता हूं, और एटॉमिक वेट ऑफ Cl को मैं Cl ही लिखूंगा, और एटॉमिक वेट ऑफ Ag को मैं Ag ही लिखूंगा। विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। देखिए जो कंसेप्ट हम लगाएंगे दैट इज KClO3 जब डिकम्पोज होएगा तो मोल्स ऑफ KClO3 मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl। एक मोल KClO3 एक मोल KCl का देगा, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ AgCl, क्योंकि KCl के एक मोल से एक ही मोल AgCl मिलना चाहिए, and it must be equal to moles of Ag। यह कंसेप्ट हम बेसिकली अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि KClO3 इस तरह से रिएक्ट करता है, KClO3 gives you KCl plus 3/2O2 and then KCl react with AgNO3 to give you AgCl and KNO3, and this AgCl gives you Ag। अब देखिए मोल्स ऑफ KClO3 कैसे लिखूंगा मैं, 4.008 अपॉन K plus Cl
plus 48. K is atomic weight of potassium, K. Cl is atomic weight of chlorine, Cl. This moles of KClO3 is equal to 2.438 upon K plus Cl. This is moles of KCl is equal to 4.687 upon Ag plus Cl is equal to 3.531 upon 108. सॉरी अपॉन Ag का भी हमें पता नहीं, अपॉन Ag. इस तरीके से यहां हमने इक्वेशन बना ली. अब ये एक तरीके से 3 इक्वेशन बनी हुई है. अननोन 3 है, K, Cl और Ag, और 3 इक्वेशन बनी हुई है. दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, एंड यू कैन इजिली सॉल्व देम. आप सॉल्व करने के लिए ये मेथड अप्लाई कर सकते हो. सबसे पहले इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो K प्लस Cl आ जाएगा. K प्लस Cl और Ag प्लस Cl आ गया. इसको रेसिप्रोकेट करके जब आप देखोगे ये दोनों इक्वेशन को, K प्लस Cl अपॉन 4.008 प्लस 48 अपॉन 4.008 इज इक्वल टू K प्लस Cl अपॉन 2.438. इससे K प्लस Cl आ जाएगा. और Ag प्लस Cl इधर से आएगा. आप इसे सॉल्व कीजिए. सॉल्विंग दिस वुड बी स्लाइट टीडियस और कम्बरसम, बट दैट दिस कैन इजिली बी सॉल्व. इसको सॉल्व करा जा सकता है. और इसे सॉल्व करने पर यू विल गेट atomic weight of potassium as 39, chlorine as 35.5, and atomic weight of silver as 108. You will get the answer. Solve it, check it. कंसेप्ट को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इक्वेशन बनाना सीख लीजिए और इसको सॉल्व करके ये आंसर ला के देखिए, आंसर ऑब्टेन करके देखिए. अब मैं 15th प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझाऊंगा. अब एक बात देखिए, इस जगह पर हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हमने एज्यूम कर लिया कि 16 है और हमने पहले से डिटरमाइन कर रखा है. और फिर ऑक्सीजन का यदि एटॉमिक वेट 16 है जो कि पहले से डिटरमाइंड है, तो उसके रेस्पेक्ट में अब हमने पोटेशियम का एटॉमिक वेट, क्लोरीन का एटॉमिक वेट और सिल्वर का एटॉमिक वेट, यह तीनों एटॉमिक वेट डिटरमाइन कर लिए बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन. हमने यह देखा कि कितना KClO3 कितना KCl देता है, कितना KCl कितना AgCl देता है, उससे कितना सिल्वर मिलता है. ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी जाती है और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक वेट डिटरमाइन कर लिए जाते हैं. 15th प्रॉब्लम देखिए. अब चलिए 15th प्रॉब्लम करते हैं. एटम ऑफ एन एलिमेंट A having atomic mass of 23. Atomic mass is 23. Are spherical. If each atom is the corner of a cube in contact, as shown in figure, calculate the length of cube. Density दे रखी है. Density is 6.2 ग्राम पर cc. देखिए यह एटम है, दो एटम एडजॉइनिंग ऐसे दिखा रखे और इन दोनों को के सेंटर को यदि हम जोड़ते हैं
तो इस तरीके से एक स्क्वायर फेस और इस तरह से 8 एडजॉइनिंग एडजेसेंट स्फीयर को जोड़ेंगे, एटम्स को जोड़ेंगे तो वहां पर एक क्यूब बनेगा। आप एक बात देखिए, दिस एज लेंथ ए is equal to 2r. Here r is the radius of atom. R is radius of atom. मैं इस क्यूब को ऐसे भी देख सकता हूं, इस क्यूब को ऐसे भी देख सकता हूं इस तरह से देखने पर मैं यह कहूंगा ईच क्यूब कंटेन 1 एटम। 1 क्यूब कंटेन 1 एटम। एक क्यूब में एक एटम होगा। यह चीज बड़े डिटेल में हम 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी समझेंगे। अभी हम सिर्फ इस तरह से विजुलाइज करें कि यह जो क्यूब है 2r एज लेंथ का दिखा, यह क्यूब इस तरह से 8 एडजेसेंट एडजॉइनिंग स्फीयर्स को जोड़कर 8 एडजॉइनिंग एटम्स को जोड़कर बनेगा और इस क्यूब की एज लेंथ 2r है। यदि इसी तरह से मैं क्यूब को 2r एज लेंथ का इस तरह से सोचूं, इधर भी 2r 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 2r, तो वहां पर एक क्यूब के अंदर मुझको एक एटम दिखेगा। अब मैं क्या करता हूं, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल एटम के लेता हूं। 1 मोल एटम में n एटम्स हुए और 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हुए। इतने एटम्स हुए और इसका वजन हुआ 23 ग्राम्स। वो जो 23 ग्राम्स वजन है, इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं डेंसिटी से। दिस डेंसिटी इज 6.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो यह जो वॉल्यूम हुआ, दिस मच ग्राम्स वुड ऑक्यूपाई 23 grams upon density is 6.2 gram per centimeter cube. So 6.023 into 10⁻23 atoms occupy 23 अपॉन 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। और एक एटम में एक क्यूब है तो इतने ही क्यूब हुए, 6.023 इंटू 10⁻23 क्यूब्स। एक क्यूब में एक एटम है तो एक एटम में एक क्यूब हुआ, ये कहेंगे हम। सो 1 क्यूब, each cube occupy this much space, 23 upon 6.2 into 6.023 into 10⁻23 centimeter cube, or this is volume of each atom. आप तो एक क्यूब का वॉल्यूम कहोगे, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, दिस इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए क्यूब। ये क्यूब होता है। सो एज लेंथ ए इज क्यूब रूट ऑफ 23 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 6.2
into 6.023 into 10 to the power 23। मैं 10 to the power 24 करता हूं, इधर 0, और इस तरह से ये दिखने लगेगा क्यूब रूट ऑफ 230 अपॉन 6.2 into 6.023 into 10 to the power minus 8 centimeters. This is the answer. बड़े ध्यान से देखिए, एटॉमिक मास 23 है, हमने एक मोल जब भी लेंगे तो उसमें 23 ग्राम्स होंगे, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और 23 ग्राम्स जो है डेंसिटी से हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। 23 ग्राम्स इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसका मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमने यह बात कंक्लूड कर ली थी कि एक क्यूब बराबर एक एटम होता है, या एक क्यूब में एक एटम होता है, तो जितने एटम उतने ही क्यूब्स। तो एक क्यूब का वॉल्यूम हमने निकाल लिया, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब हुआ, तो उससे हमने ए निकाल लिया। यह बात इधर देखना जरूरी है। अभी आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। जब हम 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, तो सॉलिड स्टेट में पहले घंटे में ही हम इस बात को बड़े डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से इस सिचुएशन में एक क्यूब में एक ही एटम होता है। अभी हमने एक ब्रॉड तरीके से बताया कि दो एटम जो एडजॉइनिंग है, इनके बीच में एज लेंथ 2r, तो जो क्यूब है उसकी एज लेंथ 2r, तो इस क्यूब को हम ऐसे भी सोच सकते हैं, इसकी भी एज लेंथ 2r हुई, और इसके अंदर हमको सिर्फ एक ही एटम दिख रहा है। इसका मतलब एक क्यूब के अंदर एक एटम है। ये सारी बात समझने के बाद अब हम 18th प्रॉब्लम करते हैं, इसे नोट डाउन करो। प्रॉब्लम सीखते हैं अब। हाउ मेनी एटम्स डू मर्क्यूरी वेपर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ? इफ वेपर डेंसिटी, हम मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, इट्स वेपर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी रिलेटिव टू एयर इज, दिस इज रिलेटिव टू एयर। Atomic weight of mercury is 200 and molecular weight of air, is 29 ग्राम पर मोल। इस बेसिस पर यह बताना है कि मर्क्यूरी वेपर्स में एक मोल में कितने एटम्स हैं। लेट अस से इट्स Hgn, तो n की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। एक मोल मर्क्यूरी में, एक मोल मर्क्यूरी वेपर में कितने एटम्स हैं। अब देखिए, रिलेटिव टू एयर इट्स वेपर डेंसिटी इज 6.92। मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ एयर और volume of 1 mole of air would be equal to the volume of 1 mole of mercury vapors. And this is equal to 22.4 liters at NTP। हमेशा वेपर्स के लिए, गैस के लिए NTP पर जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर यदि आ रहा है 29, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मर्क्यूरी वेपर्स होना चाहिए इनटू इट्स वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मर्क्यूरी वेपर्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मर्क्यूरी वेपर्स जो होएगा, दैट वुड बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ air into molecular weight of into vapor density।
because vapor density is how many times mercury vapors are heavier than air, how many times mercury molecule is heavier than air. अब इसे मल्टीप्लाई करके हम जरा देख लें, 29 into 7 ही कर लें लगभग, it roughly comes out to be 200. अब एटॉमिक वेट 200 है, so 200 into n must be equal to 200. Atomic weight into n must be equal to molecular weight. So n is equal to 1. So mercury vapor molecule contain one atom. Hg vapor molecule contain only one atom. वेपर मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, मतलब आप उसको Hg के रूप में ही डिनोट कर सकते हो। 18th प्रॉब्लम जरा सॉल्यूशन को ध्यान से देखें। मैंने इसमें आखिरी के 4-5 प्रॉब्लम्स को अगले सेक्शन में शिफ्ट करा है, क्योंकि वो अगले सेक्शन के थे। हमारे पास घट के अब 26 प्रॉब्लम ही रह गए। इनफैक्ट 24 तक मैं करूंगा, 21 और 24 और करूंगा, एंड देन आई विल मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। 21st प्रॉब्लम अब पढ़ना चालू कर दीजिए प्लीज। चलिए 21st करते हैं अब। At high temperature, the compound S4N4 at high temperature, this compound decomposes completely into N2 and sulfur vapors. Of sulfur vapors, let us say it's Sn. If all measurements are made under same temperature and pressure, it's found that each volume of S4N4 decomposes to give 2.5 volume of gaseous product. What is the molecular formula of sulfur vapors? सल्फर वेपर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले हमें रिएक्शन को कंप्लीट कर लेना चाहिए, बैलेंस कर लेना चाहिए। S4N4 तो नाइट्रोजन के अंदर डेफिनेटली 2 मोल्स होने चाहिए। अब S4 गिविंग यू Sn, तो इसे मैं लिखता हूं 4/n। इस तरीके से मैंने इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब यह भी गैस है, यह भी गैस है और यह भी गैस है, सब वेपर्स है। इसका 1 मोल इसके 2 मोल देता है और इसके 4/n मोल देता है। इसका मतलब इसका 1 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम देगा और इसके 4/n वॉल्यूम देगा। देखिए इन्होंने कहा है इसका 1 वॉल्यूम 2.5 वॉल्यूम देता है, मीन्स 2 + 4/n must be equal to 2.5. So 4/n must be equal to 0.5. So n must be equal to 8. So it's S8. This is sulfur vapors. सल्फर वेपर्स में 8 एटम्स हैं। बड़े ध्यान से देखिए किस तरह से हमने प्रॉब्लम को करा है। S4N4, this vapors on decomposition at high temperature, its 1 volume give 2.5 वॉल्यूम। यह डेटा हमें दे रखा है। हमने रिएक्शन को कंप्लीट करा, डिकम्पोज होकर यह 2N2 देगा और Sn, अब इधर n है तो इधर मैं 4/n लिखूंगा, तो इससे सल्फर के 4 एटम्स ही रहे। अब इसका 1 मोल इसके 2 मोल देगा, इसके 4/n मोल देगा। इसका 1 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम और 4/n वॉल्यूम। इसका 1 वॉल्यूम ने दिया है 2.5 वॉल्यूम, तो इन दोनों का सम होना चाहिए 2.5, और इस तरह से n की वैल्यू आ गई। मैं एटम
एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड लास्ट इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम कर रहा हूं। मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करा दिए हैं, 8 प्रॉब्लम्स मैंने करा दिए हैं और बाकी के 18 प्रॉब्लम्स अब आपको करना है। और बाकी के 18 प्रॉब्लम्स करके आपको यह वेरीफाई करना है कि ये सारे कंसेप्ट और फंडामेंटल समझ में आ गए हैं, इनको अप्लाई करना समझ में आ गया है और इन पर दिए गए किसी भी तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए 24th प्रॉब्लम करते हैं अब। चलिए अब इस सेक्शन का हम लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। एटम, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड कंसेप्ट पर यह लास्ट 24th प्रॉब्लम है। 1.5276 grams of cadmium chloride CdCl2 is found to contain 0.9367 grams of cadmium. Find the atomic weight of cadmium. Atomic weight of cadmium. Let us say it's a CD. मैं CD से डिनोट करता हूं उसके एटॉमिक वेट को। अब मैं सिंपल सी बात कहूंगा, 1 मोल of CdCl2 or the moles of CdCl2 would be equal to the moles of cadmium obtained. तो इधर मैं लिख देता हूं 1.5276 अपॉन कैडमियम का एटॉमिक वेट प्लस 71. It gives you moles of cadmium is 0.9367 upon cadmium. Solve it in order to get the atomic weight of cadmium. I think you will get answer. मैं देख लेता हूँ 56.775 grams. This is the atomic weight. बिल्कुल साधारण सा कंसेप्ट कि जितने मोल्स CdCl2 के हैं उतने ही मोल्स कैडमियम के मिलने चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक वेट हमें पता है 35.5, तो Cl2 का जो वेट हुआ वो 71. This is the moles of CdCl2 and this is the moles of cadmium. And that's all regarding this section 4. That's all regarding the determination of atomic weight and molecular weight. All this concepts are used in order to determine atomic weight of any element और इस तरह के केमिकल कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब अगला सेक्शन में कल कराऊंगा सेक्शन 5 and that is related to the quantitative analysis of organic compound. Organic compound में अलग अलग एलिमेंट का परसेंटेज कल के दिन स्टार्ट करेंगे। एनीवे यह 8 प्रॉब्लम्स मैंने कर दिए हैं। इसके अलावा जो 18 प्रॉब्लम्स जो बचे हुए हैं उन्हें आपको आज ही कर लेना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए कि आपको सारे कंसेप्ट और फंडामेंटल समझ में आ गए हैं, उनको अप्लाई करना समझ में आ गया है और अब आप भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट को और इस तरह के एटॉमिक वेट डिटर्मिनेशन को कर सकते हो लेबोरेटरी में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, गुड डे, ऑल द बेस्ट।